एक प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जो पोर्शन मुझे पढ़ाने के लिए मुझे बताया गया है, बताया गया कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ा। तो मुझे लगता है आप लोग प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़ चुके होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री भी शायद पढ़ चुके हैं। तो मुझे मध्यकालीन इतिहास पढ़ाने के कहा कि बच्चों को वही बता दीजिए। तो मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस जो स्टार्ट होता है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था जिस समय, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ चेंजेस आए, तो हम लोगों ने 1000 से मैंने पढ़ना शुरू किया। 1000 से 1962 1962 मेडिवल हिस्ट्री, और इसमें इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा गया और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा। और अब जो है, अब मेडिवल हिस्ट्री ही शब्द खत्म कर दिया है जो आपका है। अब आपके पास सिर्फ दो सब्जेक्ट, एक एंशिएंट हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। और हिस्ट्री में ही आपका मेडिवल एंड मॉडर्न होता है, यानी कि मध्यकालीन शब्द समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो पीरियड आपका जो पढ़ना है आपको 750 से पढ़ना है आपको। और मुगल काल तक पढ़ना है। तो मुगल काल में मैक्सिमम हमको अगर देखते हैं तो औरंगजेब की डेथ मान लीजिए 1750 ये पीरियड। वैसे अभी हम अगर मेडिवल को पूरा कवर करते हैं तो जो भारत में अंग्रेज आ ही गए थे और प्लासी का युद्ध जब उन्होंने 1757 में किया, यहाँ तक का पीरियड कवर करते हैं 1757 इस पीरियड मेडिवल। लेकिन अब इतिहास को समझना है तो सबसे पहले भूगोल को समझना, और भूगोल को समझने के साथ साथ में आपको सेंट्रल पावर और रीजनल पावर को भी समझना बहुत जरूरी है। फिर इतिहास समझना, जब तक ज्योग्राफी नहीं क्लियर होगी, ज्योग्राफी में तो खैर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और मान के चलिए कि आपका मैप जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो इतिहास पढ़ना है आपको काफ़ी उलझाऊ है और उसको सुलझाना पड़ेगा, और तब हमें समझना पड़ेगा। उलझाऊ से मतलब है कि उसमें बहुत सी चीज़ें मिक्सअप, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें एक उसके तार को खोलना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर सब को कोरिलेट करके पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग फिर क्लियर होती है। तो जैसे भारत को जो आज वर्तमान जिस भारत को आप देख रहे हैं, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या ये मतलब भारत हमेशा से ऐसे था, तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, आपका जवाब होगा नहीं। यानी कि भारत भौगोलिक रूप से जो उसकी सीमा थी वो तो आज से 2000 साल पहले जो थी वो भी आज भी है। भाई प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इधर अरब सागर के बीच का जो क्षेत्र है, भाई आप देख लीजिए, ये नीचे का पोर्शन देख लीजिए, तो इधर बंगाल की खाड़ी अभी वो इससे पहले भी थी, अरब सागर पहले भी था, आज भी है, हिंद महासागर पहले भी था, आज भी, और हिमालय पर्वत पहले भी था, आज भी। और ये पोर्शन जो था, इस पोर्शन चूंकि ये लैंड से कनेक्टेड एरिया है, लैंड से, तो इस एरिया में हम कभी एक्सटेंड किए, यानी कहते हैं अफगानिस्तान तक की सीमा थी हमारी, और इस समय आप देखते हैं कि अब पंजाब तक की सीमा है, उसके बाद पाकिस्तान में एक समय में पाकिस्तान भी हमारा पोर्शन हुआ करता। ठीक है, ये तो ज्योग्राफिकल आपको समझना पड़ेगा। अब फिर अंदर घुसी, अंदर आपको देखना है कि कब सेंट्रल पावर था और कब रीजनल पावर था, यानी कि कब इस पूरे क्या कभी ऐसा कोई पीरियड आप बता पाएंगे कि जिस समय कोई एक सेंट्रल पावर ने पूरे भारत के ऊपर शासन किया? आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है और मॉडर्न भी पढ़ी, मेडिवल भी नहीं पढ़ा, तो क्या आप कोई बता सकते हैं कोई कौन सा ऐसा कोई रूलर था जिसने पूरे भारत को एक सेंट्रल पावर के अधीन शासन किया? अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, देखो फैक्ट दो, इतिहास में दो चीजें हैं, एक तो फैक्ट याद करके जाइए लिखा है तो पास हो
जाएगी। और एक है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो फिर राइटिंग्स में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फिर अपने आप लिखना शुरू कर देंगे। तो मैं दोनों चीज़ों को अभी चूँकि आप लोग बहुत बड़े बच्चे तो हैं, ये वाले के बच्चे हैं, तो मैं दोनों चीज़ को मतलब फैक्ट को भी और कॉन्सेप्ट दोनों को जोड़ने का प्रयास करूँगा कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, आप अच्छे एक विद्यार्थी हो। ठीक है, तो हाँ, क्या अभी तक जितना पढ़ा आप लोगों ने अभी तक का इतिहास, उसमें क्या मुझे कभी किसी रूलर का नाम बता सकते हैं जो संपूर्ण भारत पर एक सेंट्रल पावर के लिए शासन किया? सर अगर देखा जाए तो किया है, मतलब खड़े हुए। वैसे अगर एंशियंट हिस्ट्री में देखें तो एंशियंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत पे मतलब पूरा कंट्रोल किसी का नहीं रहा देखने को, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में अगर अशोका के समय में, क्योंकि अफगानिस्तान तक था लेकिन दक्षिण भारत में नहीं देखने को। और अगर मैं मेडुअल में देखूँ तो मेडुअल में था, क्योंकि देवगिरी तक जो है उन्होंने जो है अपना विस्तार किया था। नाम में बोला आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का जो है विस्तार, उससे पहले अगर मतलब तुगलक भी गया था जो है उसका महाराष्ट्र तक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी उसके बाद अकबर और उसके बाद औरंगजेब। लेकिन आप पहले की बात करेंगे तो पहले तो मुझे अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा, सिस्टमेटिक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक, फिर अकबर, फिर औरंगजेब। लेकिन एनसीएट में ऐसा नहीं मिलता कि जो स्पेशली जो है उत्तर से और दक्षिण तक भी जो है शासन करता हूँ मैं। ठीक है। तो एक इसका इस क्वेश्चन का एक आंसर है कि मुगल कोई रूलर नहीं था जिसने एक सेंट्रल पावर के अधीन पूरे भारत को प्रशासन। हमेशा कोई ना कोई प्लेस इंडिपेंडेंट रहा। मैक्सिमम साउथ के जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट है, उनको जीतने का प्रयास भी नहीं किया। अशोक का ही नाम लिया तो आप देखेंगे, आप कभी भी देखें मैप, तो हमेशा मैप आप देखें तो आप लोग को खैर ज़्यादा बताना जरूरी नहीं, नॉर्थ साउथ में ये जो एरिया है इंडिया का मैप का, इस तरह का एरिया है, यानी कि पूरब से लेकर और पश्चिम तक इस तरह के साम्राज्य बने और उन पे शासन हुआ। और जो प्राचीन भारत में देखेंगे तो सबसे पहला, इसीलिए अशोक महान कहा जाता है। अशोक महान कहने के पीछे या अकबर को महान इसलिए कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में उसने या यूनिफाई किया एक शासन को। और जब उसका पतन हो गया वो समय, तो फिर इंडिपेंडेंट हो। आगे चलेंगे, फिर अशोक के डेथ के बाद जब आपका गुप्ता पीरियड आया, चंद्रगुप्त सेकंड का नाम, फिर उसने इंटीग्रेट किया। यानी कि लोग आप देखेंगे ना, लोग जो पावरफुल गवर्नमेंट है या पावरफुल रूलर है तब तो इंटीग्रेट कर ले जा रहा है, और जैसे वीक हुआ वैसे डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट मतलब कि जो भी उनके अधीन थे वो अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र कर दिए, तो सेंट्रल पावर के अधीन नहीं। अब इसमें इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद एक फिर रूलर हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने भी यूनिफाई किया भारत को। और बताते हैं हर्षवर्धन की जब डेथ हुई 647 ईस्वी में, और उसके बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं आया, जिसकी वजह से पूरे भारत में डिफरेंट डायनेस्टीज का उदय हुआ, इमर्जिंग न्यू डायनेस्टी। और इन्हीं डायनेस्टी के बारे में आपको मुझे बताना है जो आपका आज का टॉपिक है। तो आपको देखना है कि सेंट्रल पावर कभी नहीं रहा। जो वर्तमान जो भारत है, जैसे आप देखते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, 1911 में बनी, और आज 2024 से दिल्ली बनी हुई है। एक सरकार है दिल्ली की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उधर असम से लेकर उधर गुजरात तक 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सबके ऊपर कंट्रोल केंद्र का है। भारत की एक सेना है, एक सेना, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना, अंडरस्टैंड। और इसके अलावा भी झगड़ा ना हो इसलिए स्टेट्स बनाए गए हैं, और इन स्टेट्स को भी
ऑटोनॉमस यानी उनकी स्वायत्तता दी गई है, पावर का विभाजन कर लिया गया। कुछ पावर पे आपको काम करना है, कुछ पावर पे हमको काम करना है, और कुछ पावर पे हम दोनों को मिलकर काम करना है। अंडरस्टैंड? इसलिए चल रहा है, इसलिए चल रहा हो। अगर अभी झगड़ा होने लगे तो हो सकता है कि कोई फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट करे। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं बहुत बाद में आई। इसलिए दिमाग में अगर कभी कोई दिमाग में बैठा हुआ है कि भारत भारत भारत, जैसे हम लोग भी जैसे कि जब तक आप इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, बीए में पढ़ते हैं, बहुत कुछ सच्चाइयाँ आपको नहीं बताई जाती। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे भी सरकार की मंशा होती है। मंशा ये होती है कि इनके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना हमको पैदा करना है, कि पहले अपने देश से प्रेम करना सीखें। इस वजह से बहुत सी सारी सच्चाइयाँ आपको नहीं बताई जाती। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और किस लिए करते हैं? प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, इसलिए तो तैयारी करते हैं कि जब आप उस कुर्सी पर बैठे तो आप न्याय कर सकें। इसलिए सच्चाई को, अगर सच्चाई को नहीं जानेंगे तो न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और सच्चाई को जानेंगे तो न्याय कर लेंगे। इसलिए आपको भी जब ऐसे विषयों के बारे में बहुत सी चीज़ें जो आपने इंटर तक किताब में पढ़ा होगा और यहाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आपको परिवर्तित करेंगे। ठीक है, लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अब लक्ष्मीबाई हमेशा आपने पढ़ा तो कि देश के लिए नहीं लड़ी थी, वो झांसी के लिए लड़ी थी, अपने लिए लड़ी थी। अब देश के लड़ने का तो गांधी का नाम ले सकते, जी सर, भगत सिंह का नाम ले सकते, देश के सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते, और भी बहुत सारे लोग, तो देश के नेहरू का नाम ले सकते, आज़ादी के लिए। अंडरस्टैंड? तो हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का इन्होंने नाम दिया है, तो ठीक है, क्वेश्चन का सही बता दें। आप लोगों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुना है, करो या मरो। एक नारा दिया गया था, मरो नहीं मारो। ये पूछा जाता है कंपटीशन में किसने नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जो पतले दुबले कमजोर से आदमी थे ना, अब देखो किताब में नहीं पढ़ा जाता ना, आप आपसे पूछ लीजिए मरो नहीं मारो, जैसे गांधी ने कहा करो नहीं मरो, करो या मरो, तो इसके अपोज में होता है मरो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का एक और गाना कौन सा है मशहूर? जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान, और जय विज्ञान किसका नाम है? बिहारी वाजपेयी। अरे बड़े अच्छे बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं। चलिए ठीक है, वैसे मुझे इसको लेकर पढ़ाने में बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और फील हो रहा है। वो अगर होता वो माइक वो वाला क्या कहते हैं आधुनिक, तो हम भूल जाऊँगे, लेकिन ठीक है, वो बहुत पुराने ज़माने का ब्लूटूथ वाला। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाषण लगा रहे थे, भाषण देना अलग चीज़ होता है। ठीक है, इसको रेस करें। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब आपका ये कॉन्सेप्ट सेंट्रल पावर कोई नहीं था। सेंट्रल पावर अगर था भी तो कुछ लोगों को मैंने नाम बताए, और उसमें भी जो वर्तमान भारत की जो बाउंड्रीज है वो उसके अंतर्गत नहीं आती थी। यानी कह सकते हैं बड़ा साम्राज्य, वो चाहे हम अशोक का नाम लेंगे, चाहे चंद्रगुप्त का नाम लेंगे, चाहे वो हर्षवर्धन का नाम लेंगे, आगे चलकर हम सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर नाम आएगा तो तुगलक का नाम आएगा, तुगलक के बाद नाम आएगा तो अकबर का नाम आएगा, और अकबर के बाद अगर नाम, अकबर के बाद फिर बड़ा सम्राट तो हुआ औरंगजेब का, लेकिन उसके बाद से फिर डेक्लाइन हो गया, फिर अंग्रेज भारत में आ गए, और औरंगजेब के मरते ही सब स्वतंत्र हो गए। फिर अंग्रेजों ने उनको यूनिफाई, जो आज वर्तमान भारत है इसको यूनिफाई करने का श्रेय किसको है? अंग्रेजों। ये सत्य है, उन्होंने सबको हरा हरा कर सबको जीता, और जब आज़ाद किए तो उन्हीं को, उसी को आज़ाद करके चले गए और पावर दे गए कांग्रेस को। अंडरस्टैंड? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको सबको नोट करते भी रहिएगा, अपनी भाषा में लिखते रहिएगा। सेंट्रलाइज करने की बात क्या कर सकते हैं? हाँ सर, नहीं वो हाँ बहुत इंटेलिजेंट ऊपर घुमाए तुम्हारे में डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे क्लियर रन का ऑप्शन है, वहाँ से नीचे रहेगा ना। इसी को कहते हैं, मतलब जनरेशन गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेशन गैप। और जब तुम बड़े हो गए मेरे बराबर तो तुम्हारी नेक्स्ट खुल जाएगी, उसमें भी गैप होगा।
आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे तुम ये इस्तेमाल कर रहे हो ना, हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी वो पता नहीं क्या इस्तेमाल करती, पता नहीं क्या सर वो हाथ रही विकास। चलो ठीक है। विकास तो हम भारत को देखेंगे कि अब बिल्कुल कोई सेंट्रल पावर नहीं है, और अगर अर्थ में देखेंगे इधर बंगाल है, इधर देखेंगे काफी बड़ा बना दिया, अर्थ करके खत्म हो जाएगा। हाँ सर सर वहाँ से क्लियर और कीजिएगा, खत्म तो हो गया। वो ऐड होता जाएगा पैर। हाँ तो वो आप अच्छा ऐड करेंगे तो वापस आ जाएगा, क्लियर कर देंगे तो क्लियर इधर है क्लियर करके। वही सब चलेगा। तो ठीक है, वो ऊपर तो कश्मीर है, कश्मीर से मतलब नहीं, लेकिन कश्मीर है। अब हम बना देंगे ऐसे सब कश्मीर हो गया। इधर पूरा में आप चले जाएंगे तो यहाँ बंगाल है, इधर का जो एरिया है सही लोकेट है, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर। हाँ सर लोकेशन सही चल रहा है ना? मैप को आपके दिमाग में चल ही रहा है? सर सही कर रहे हैं। हैं? लोग समझ नहीं पाएंगे करना। और बड़ा कह रहे हैं लेकिन सर थोड़ा बड़ा तो टाइपिंग में समझ अरे कर्नाटक नहीं लिख पाओगे, नहीं, लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं लिख दूँ साफ साफ। बना समझ जाएंगे सर सही है सर हाइट किया ना तो पीछे आ जाएगा, कहाँ से आएगा? ये चाहो यार जाओ अरे यार जो बताइए आगे। अब इसको इधर से करना तो इधर देते हैं आप, हाँ सर यहाँ से इरेज कर दें। जी सर साफ साफ लिखने ये कहें, जी सर ये मेरी बहुत मतलब कमी है कह लीजिए, बहुत फास्ट चलता हूँ नहीं सही है सही मैं, बोलता भी बहुत फास्ट है, पहले पढ़ते हैं जानते हैं ठीक क्या करना है। हाँ सर बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर एक स्टेट जब और एक स्टेट ये बना, राजस्थान ये बना, वो कश्मीर और आपको पता है कि यहाँ पर एक स्टेट है कर्नाटक। ये है उत्तर, अभी यहाँ पे जो डायरेक्शन पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये सीमाएं टकरा रही हैं। यहाँ पर बंगाल में एक पाल वंश, अब आपसे प्रश्न पूछा जो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष का लेकर कि कौन सा वंश इसमें नहीं था, आप जानेंगे कौन कौन से वंश, 3 वंशों के नाम अगर आपको याद रहेगा तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वंश इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो आपको तीनों का याद रहेगा तो आप फट से टिक कर देंगे कि ये वंश इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसको बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश। वंश को डायनेस्टी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। जी सर राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान और गुजरात का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार। और यहाँ पे आयुध वंश का शासन था, जो कि कमजोर थे, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो कमजोर हर्षवर्धन था तब तक स्ट्रॉन्ग थे, और उसके बाद बस काम करो। और उत्तर भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी अगर आप सुनते होंगे कि उत्तर भारत वर्तमान समय में दीजिए, आप लोग सुनते हैं कि दिल्ली अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या समझते हैं? यहाँ से सर जाना उत्तर पड़ेगा। प्रदेश का महत्व मतलब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ
कि अगर दिल्ली जाना है तो मतलब उत्तर तो प्रदेश को उत्तर पीछे- प्रदेश से होकर पीछे- गुजरना पड़ेगा। पीछे इस पे इस लाइन का मतलब क्या करना? मतलब कि उत्तर प्रदेश पीछे है। मतलब छत पे चढ़ने की पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ा जाता है। छत पे चढ़ने की तुम पहले क्या कह रहे सीढ़ी हो? पे चढ़ा जाएगा। एक और तुम बता दो, खड़े हो। छत पे चढ़ने की पहले सीढ़ी पे चढ़ा जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, सही कह रहे हो। यस यस, बहुत सही लगे, बहुत छोटा सा लाइन है। दिल्ली जाना है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, और प्रधानमंत्री बनना है तो 80 सीटें आपको जीतनी। दिल्ली जाने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा। इस बार देखिए चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश से, तो दिल्ली में सीटें कम हो गई, कमज़ोर हो गए। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है कन्नौज। जो रुतबा दिल्ली का आज है, उस समय वो रुतबा कन्नौज का था, उत्तर भारत। अब उत्तर भारत और भी बहुत सी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, फर्टाइल एरिया है। कन्नौज मतलब क्या समझते हैं? गंगा और यमुना दोनों आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। अब गंगा यमुना, अब जोग्राफिकल समझो आप कि किसी एरिया का महत्व क्यों होता है। किसी एरिया का महत्व क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आपको कृषि योग्य भूमि, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं आज के ज़माने के हिसाब से। उस ज़माने की टेक्नोलॉजी पे देखो तो आपको जो अगर किसी आपको अगर सिंचाई की व्यवस्था मिल रही है, और कोई सड़क बहुत ज़्यादा आज की तरह हाईवे तो बने नहीं थे, नदियों के माध्यम से सारे काम होते थे। नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर होता है। तो कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे, आपका प्रयागराज गंगा नदी के किनारे, आपका बनारस गंगा नदी के किनारे, आपका हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। क्यों? ये सब कहाँ है? ये सब उत्तर भारत में है, और बड़े बड़े शहरों का यहाँ पर विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच का जो प्लेस है वो उत्तर प्रदेश में है, जिसको बोलते हैं फर्टाइल एरिया बोलते हैं, दोआब भी बोलते हैं, और उपजाऊ भूमि। इस वजह से इस एरिया का बोलते हैं। इसके अलावा व्यापार, अब यहाँ से व्यापार भी अब इधर गुजरात पड़ेगा, तो व्यापारी के लिए अच्छा लगेगा। तो कन्नौज के हर जो भी राजवंश है वो चाहता है, इसी को बोलते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष। ये भी चाहता है कि कन्नौज को कैप्चर कर लें, और ये भी चाहता है कि कन्नौज को कैप्चर कर लें, और ये भी चाहता है कि कन्नौज को कैप्चर कर लें। तो अब पहले प्रश्न आएगा कि आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ से आ गए? इतिहास को पढ़ने में कहाँ से आ गए, कौन है? अब ये प्रश्न जरूर नोट कीजिएगा, ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी शक्तियाँ शामिल थी। तो आपको तीनों को बताना पड़ेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में बंगाल के पार और दक्षिण पश्चिम भारत के, कर्नाटक दक्षिण पश्चिम भारत में ये कि राजपूत वंश और पश्चिम के गुर्जर पतियार, तो हमने बताया कि राजस्थान और गुजरात के गुजरात। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में, और किस लिए इन्वॉल्व थे कि हम कन्नौज को जीत लें और अपने में मिला। तो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए तीनों शक्तियों ने आपस में लड़ाई की, किसी को त्रिपक्षीय संघर्ष। अब किसको मिला? तो कभी किसी को मिला, कभी किसी को मिला। परमानेंटली एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कन्नौज किसके पास रहा, राजधानी रही, तो आपका वो है गुजरात सबसे ज़्यादा समय। अब इसके बारे में थोड़ा सा अंदर पूछेंगे। अब बंगाल में जैसे अपन थोड़ा ज़्यादा यहाँ इसकी स्थापना, इसकी बंगाल में पावर वंश की स्थापना भोपाल है। भोपाल बंगाल में बताते हैं कि बड़ी ही अराजक व्यवस्था थी, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पे मत्स्य न्याय था। आप लोग ये पूछा जाता है कि मत्स्य न्याय क्या होता है? हाँ सर। मत्स्य न्याय जानते हैं क्या होता है? बताइए। बड़ी मछली छोटी मछली, बस बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसका छोटा सा और सिंबॉलिक मतलब ये है कि जो भी शक्तिशाली होता है वो कमजोर को खा जाता है। तो क्या आज लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आज पॉसिबल है? आज भी शक्तिशाली जो अभी है, तो आज भी हैं बड़ी मछली छोटी मछली को। आज भी शक्तिशाली जो है, लेकिन अगर कमजोर अपने अधिकार को जाने तो परेशान कर सकता है डेमोक्रेसी में। हाथी तो आज भी हैं, बड़ी मछलियाँ, लेकिन ऐसे नियम कानून बना दिए गए कि ना खा पाए। लेकिन अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपको खा लेंगे। ठीक है, ये जाने रहिए। तो जैसे तुमको मैंने व्यवहारिक बता दिया और सैद्धांतिक बता दिया। सैद्धांतिक में तो डेमोक्रेसी में है कि सबके राइट बराबर है, लेकिन सिर्फ किताबों में लिखा हुआ। अगर व्यवहार में जाए तो जो शक्तिशाली उसका काम हो जा रहा है, जो कमजोर उसका काम नहीं हो रहा है।
कमजोर का काम डेमोक्रेसी में कम होगा जब उसको अपने अधिकार के बारे में पता होगा और वो लड़ना जानेगा। लेकिन यहाँ बंगाल में क्या था कि माता सिंह कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, जो शक्तिशाली था वो कमजोर को शासन कर रहा था। तो लोगों ने ही मिलकर गोपाल को उसका पहला इसको किंग बनाया, इसको किंग बनाया कि अब आपके नेतृत्व में। तो जो गोपाल किंग बना, आवाज़ पहुँच रही है मुझे, इसकी जरूरत तो नहीं माइक की, जरूरत हो तो बताओ ले लूँगा। तो गोपाल को जब किंग बनाया तो गोपाल ने फिर बंगाल का यूनिफिकेशन किया। देखिए बंगाल का यूनिफिकेशन किया, भारत बहुत बड़ा देश है, छोटा मोटा देश नहीं है। तो उसने बंगाल को यूनिफाई किया और एक यूनिफाई करके एक सेंट्रल पावर के अधीन किया, यानी कि जो अव्यवस्था थी उसको उसने किसमें कन्वर्ट किया, व्यवस्था में कन्वर्ट किया। ठीक है। और यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर शासन था वातापी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य। ये वातापी दक्षिण भारत के थे, ये एरिया भी दक्षिण भारत था, लेकिन राजपूत से पहले वातापी के चालुक्य यहाँ पर शासन कर रहे और उनको हराया था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग भी लिखा हुआ किताबों में और दंतिवर्धन भी लिखा हुआ। दंतिवर्धन, तो दंतिवर्धन ने हराकर राजपूत वंश की स्थापना। और ये सब स्थापना हो गई 750 के बाद। आपका जो सिलेबस हो रहा है 750 ईस्वी से स्टार्ट हो, 750 एडी का मतलब जानते हैं, एनाडोमनी। और एनाडोमनी मतलब द ईयर ऑफ गॉड, या एडी आप एडी को समझिए ना, एडी अब आप सी ही पढ़े कॉमन है। एडी पे एडी लैटिन शब्द है, एडी पर विवाद हो गया, एडी पर विवाद हो गया। एडी का मतलब होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड से मतलब यहाँ जीसस एंड क्राइस्ट से है कि जिस समय जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, तो बताया था 4 ईस्वी में पैदा हुआ। तो पहले का तो उसको कहा एनाडोमनी, ईसा मसीह के पहले और ईसा मसीह के बाद। तो ईसा मसीह के पहले वाला इतिहास तो उल्टा चलता है और ईसा मसीह के बाद वाला इतिहास सीधा चलता है। तो लोगों ने कहा कि इसको ईसाई वर्ल्ड विश्व इतिहास पढ़ना है या इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो धर्म से मत जोड़ो, इसको आप धर्म को हटा दीजिए। तो इसलिए एडी हटा दिया गया, अब सी और बीसी कर दिया गया, एक बिफोर कॉमन ईरा और कॉमन ईरा। इस समय जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो कॉमन ईरा का, और जो आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा वो आपने बिफोर कॉमन ईरा का पढ़ा होगा। हालांकि यहाँ तक लाएंगे हर्षवर्धन पर, तो कुछ करीब 600 साल का इतिहास आपने कॉमन ईरा का पढ़ा और 1500 साल का इतिहास आपने बिफोर कॉमन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू किया होगा। याद है कि भूल गए? तो बिफोर कॉमन ईरा को पढ़ा होगा। यहाँ एक गुर्जर प्रतिहार था, इसका नाम है वत्सराज। वत्सराज ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार वत्सराज ने स्थापना की थी। ये गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बड़ा विवाद है कौन थे, तो बताते हैं कि ये गुर्जर प्रतिहार कोई एक वंश नहीं था, बताते हैं कई सारे क्लैन थे और वो सब घुमक्कड़ थे, इधर उधर मिलकर कहीं इधर जाते थे कहीं उधर, यायावर जिंदगी जीते थे। उन करीब सारी 30 क्लैनों ने मिलकर फिर एट लास्ट मिलकर समझौता किया और एक वंश बनाया गुर्जर प्रतिहार के अंदर, वो यूनाइट हुए और वत्सराज को अपना किंग बनाया। क्योंकि आगे चलकर इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भारत में आप आगे चल के पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। अभी उस पर आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि राजपूत उसके 3 विचार हैं। अब कौन सा मानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सोशल साइंस है, इसमें अपनी बात को सबको कहने का अधिकार है। अब किस बात को कौन स्वीकार करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
एक्चुअली हुआ क्या कि भारत के ऊपर आपने अभी गुप्ता पीरियड पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, शकों के हुए, कुषाणों के हुए और हूणों के हुए, ये सब विदेशी। और फिर आक्रमण होने के बाद वो भारत में ही बसे और भारत की जो संस्कृति थी उसी संस्कृति में मिक्सअप हो। जैसे कि भारत के मुसलमानों ने भी आक्रमण किया, मुसलमान से हटाइए, अरबों ने भी आक्रमण, अरब ने आक्रमण किया ना, फिर भारत में मुस्लिम्स की आबादी बढ़ी। लेकिन आज अगर आप हिंदू और मुसलमान के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम सभ्यता संस्कृति थी वो भारतीय सभ्यता संस्कृति में मिक्स नहीं हुई, इसलिए दोनों को अलग अलग आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन शक, कुषाण और हूणों ने जो आक्रमण किया तो उनके पास कोई सपोर्ट कौन थे? वो ट्राइबल्स थे। कौन थे वो? और ट्राइबल्स के पास कोई सभ्यता और संस्कृति और भारत के पास सभ्यता। ये नोट कीजिएगा, कभी आपको कोई पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं कि आखिर क्या कारण था कि मुसलमान नहीं पच पाए और वो पच गए। तो इसका उत्तर क्या है? ये सिविल सर्विसेज के उत्तर में बता रहा हूँ आपको। इसका उत्तर ये है कि जो शक, कुषाण, हूण थे उनके पास कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं थे और भारत के पास एक स्थापित सभ्यता और संस्कृति थी। उन्होंने आक्रमण किया, फिर वो यहीं पर पराजित हुए या जीते, जो भी हुआ, और यहीं की सभ्यता संस्कृति में मिक्सअप हो गए, क्योंकि उनके पास था नहीं। और जब इस्लाम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, अरबों ने आक्रमण किया, तो ऑलरेडी वो इस्टैब्लिश्ड सभ्यता संस्कृति उनके पास थी और इसलिए वो भारत की सभ्यता संस्कृति से मिक्सअप। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना तो बहुत काम आएगा तुम्हारे। ये प्रश्न इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, कभी आप सिलेक्ट हो, कभी कहीं जाए आपने पूछ लिया है। तो ये गुर्जर पतियार पे एक ये व्यूज है गुर्जर पतियार के बारे में कि ये वही विदेशी लोग, ये वही विदेशी जो शक, कुषाण, हूण थे और जो यहाँ पे स्टैब्लिश हुए। तो इनका जो नोबल क्लास था वो यहाँ के जो क्षत्रिय थे उनके बीच में उन्होंने मैट्रिमोनियल संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो धीरे धीरे फिर वो क्षत्रिय राजपूतों में आ गए। और चूंकि ये वॉरियर क्लास थी, योद्धा वर्ग, वॉरियर क्लास, भाई बाहर से आए थे तो वॉरियर ही थे, यहाँ ऑलरेडी जो क्षत्रिय थे उनको वॉरियर ही कहा जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थी। जिस पीरियड को आपको हम पढ़ा रहे हैं, इस पीरियड में जैसे आज के समय में बिल्कुल फिक्स है कि जो जिस क्या बच्चे देर हो रहा क्या कि जो जिस वर्ड में पैदा होता है आज के समय क्या आप 200 साल का पिछला ले लीजिए कि जो जिस जात में पैदा होता है वो उसी जात में रह जाता है, उससे बाहर नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो वैदिक पीरियड आपने पढ़ा होगा तो जो बड़ी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था ये थी कि कर्म के हिसाब से आदमी का वर्ड हो, ना कि जन्म के आधार पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जब गुर्जर पतियार पढ़ रहे हैं, विदेशियों को भी हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी कर्म के हिसाब से वर्ड डिसाइड हो रहा है, ना कि जन्म के आधार पर। इसलिए इनको गुर्जर पतियार को गुर्जर पतियार को आपका पास पता है, उसका यहीं पर आए, फिर जर्विस हुए, हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म अपनाने के बाद मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाया और उनके बाद बच्चे हुए। उनके वॉरियर योद्धा थे, तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय मतलब कौन? जो लड़ाकू होगा, देश की रक्षा करेगा, हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करेगा, तो वो चीज़ें इनके अंदर आ गई, तो इसलिए इनको फिर क्षत्रिय कहा। और मैक्सिमम इतिहासकार इस बात से सहमत हैं। बाकी दो थ्योरी और है, डिवाइन थ्योरी वो अभी आगे सकते हैं। तो इस तरह से गुर्जर पतियार और राजपूत और बंगाल पाल वंश का पहला शासक जो हुआ भोपाल, दूसरा शासक जो हुआ उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल। इसको इरेज करना है, ऐड करते कि सीधे क्लियर आउट करते? नहीं, ऐड करते फिर काम आएगा। हाँ, काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, तुमको काम आना हमको तो आएगा। तो
अब ये अब देखिए कह रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष, यानी कि त्रिकोण हो गया, तो आपको त्रिकोण बनाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले कन्नौज को जिसने जीता उसका नाम था वत्स। वत्स वत्स राष्ट्रकूट वत्स इधर गुजर प्रतिहार, इधर पाल। अब इसको थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा भी दें जैसे कि तुम लोग अपना मेरी आवाज पहुंच रही पीछे तक, माइक लेना पड़ेगा ना, तब तो पहुंचेगी। कुछ चीजें समझाएंगे भी आपको, दिखाएंगे। कहाँ से गुर्जर प्रतिहार कौन जगह वहाँ से आ रहे हैं? वही के आसपास के है, ईरान विधानसभा में है, और यहाँ से ईरान तो से अरब वाले आ रहे हैं। ईरान में भी कुछ ऐसे थे टाइप का, जैसे अभी फारसी जो ईरान के टाइप के, और गुजर प्रतिहार वो मौजूदा थोड़ा लेट में आए हैं। धर्मपाल की बात कर देवपाल इनके कब तक शासन किया? हाँ, जाते हैं मस्जिद पर जाकर तुम्हें प्रधानमंत्री होने लगे कितना ही दिन चलाएगा। ये गुर्जर प्रतिहार का था, तो मतलब गुर्जर प्रतिहार का वत्स था। आप पक्षीय संघर्ष में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले कन्नौज को किसने कैप्चर किया, तो आपका पहला लाइन आप उसको नोट कर दीजिए कि सबसे पहले कन्नौज पर जो कैप्चर किया वो वत्स राज ने कैप्चर किया, गुर्जर प्रतिहार। ये नोट जरूर कीजिए, कन्नौज पर सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार के वत्स राज ने कैप्चर कर लिया या कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बंगाल पर आक्रमण करने का अभियान प्रारंभ किया। बंगाल पर आक्रमण करने का अभियान प्रारंभ किया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, देखिए बहुत निचोड़ पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, किताब पढ़ेंगे बहुत मुश्किल इसको समझना, इसलिए मैं लिखा भी लेगा हूँ राष्ट्रकूट शासक। आपको किताब में लिखा सिर्फ ध्रुव नहीं समझना, बहुत इसको मेहनत करके मैंने निकाला है। जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद फिर आप रीड करेंगे तो आपको मजा आएगा। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अटैक किया वत्सराज के ऊपर और उसको पराजित कर दिया। वत्सराज के ऊपर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। पराजित होने के पश्चात वो राजस्थान चला गया। राजस्थान चला गया। अभी मैंने आपको बताया ना, देखो
इसके पहले मैंने तुमको जब पहला तुमको मैंने मैप पढ़ाया, सबसे पहला मैप तुमको बनाया, उस मैप पर मैं तुमको बता लोकेशन आप दिमाग में रखिए, वो लोकेशन आपको बना लेना चाहिए। नहीं बनाया तो बना लेना। मैंने आपको बताया ना कि देखो गुर्जर पतियार किस प्लेस पे यूनाइट हुए, तो आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात एरिया गुर्जर पतियार, ठीक है। फिर राजपूत को देखेंगे तो देखेंगे महाराष्ट्र का जो साउथ महाराष्ट्र है एंड कर्नाटक, उस एरिया में राजपूत दक्षिण में है, आप देखेंगे पानी। तो अब ये सबसे पहले तो गुर्जर पतिहार ने कन्नौज को कैप्चर किया, कि आप नोट करेंगे सबसे पहले कन्नौज को कैप्चर किया, हमारे कन्नौज, और कैप्चर करने के बाद उसने बंगाल की तरफ आक्रमण करने का प्रयास किया, शुरू किया, अभियान शुरू किया। और जिस समय वो बंगाल की तरफ अभियान कर रहा था, उसी समय राजपूत जो शासक ग्रुप था उसने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, वत्सराज के ऊपर, और वत्सराज इसमें पराजित हुए और भागकर कहाँ चले गए, राजस्थान। फिर अपने एरिया में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, फिर से अपने को संगठित करने के लिए आने, और इस मौके का फायदा उठा के जो धर्मपाल था, पाल वंश का जो दूसरा शासक था, सबसे मजबूत शासक जिसको बोलते हैं धर्मपाल, इसने इसको कैप्चर कर दिया कन्नौज को। और धर्मपाल का जो पीरियड है वो है 790 में इसने कैप्चर किया। धर्मपाल 770 किताब है अपने पास, ये पीरियड है धर्मपाल। और ये जो घटना है वो 790 की, 790। तो धर्म, अब ये ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा, ट्रायंगल आप ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा, और ये मैप अगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और उस पर आप नोट करके चलिएगा कि ये आक्रमण कर रहा है, ये ग्रुप उसको हरा रहे हैं और ये भाग के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज को कैप्चर कर लिया 790 में। अंडरस्टैंड? तो इस तरह कन्नौज पर पाल राजा धर्मपाल का शासन स्थापित हो गया। स्थापित करने के बाद इसने भव्य दरबार लगाया, आस पास के सभी राजाओं को बुलाया गया। इस दरबार में पंजाब और पूर्वी राजस्थान के राजाओं ने भाग भी लिया। ऐसा माना जाता है कि सभी राजाओं ने धर्मपाल की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। यानी कि 790 में अगर आप त्रिपक्षीय संघर्ष आप पढ़ेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो पहले फेज में आप देखेंगे कि धर्मपाल ने 790 में कन्नौज को जीत लिया, राजधानी बना लिया। अब इसको हम बताएंगे, दूसरा मैप बनाएंगे। देखो मैथमेटिक्स आप आइंस्टाइन लिए, मैंने कहा इतिहास को समझने के लिए मैप, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अच्छे से बनाइएगा। मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा और मैं अपने आप को अगर स्लो, स्पीड थोड़ी तेज है, इसको मैं अगर थोड़ा स्लो करूँगा तो फिर मेरी राइटिंग भी और ये ट्रायंगल ये सब अच्छा बना, क्योंकि मैं लिखता उतना नहीं हूँ, बहुत कम लिखता हूँ। मुझे बस बोलना मैं अच्छा लगा, खड़ा होकर बोलते लगूँ और एक घंटा बोलते रहूँ। तो नई टेक्निक है, इसको संभालना पड़ेगा। दिखाना भी है, बताया गया है, हम लिखाते भी नहीं हैं, तो अभी सब नई चीज़ें हैं, उनको सिखाने, तो बच्चे भूल जाएंगे पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट ये है, इसको ये समझ में आ रहा बच्चे, जो नोट कर लिया ना। नेक्स्ट इसको हाइड कर। तो अब धर्मपाल का बहुत दरबार लगा, तो अब देखिएगा कि देखिए ऐसे मैप बनाएंगे, ये अभी आप क्या थे एनसीसी ऑफिसर, ऐसे हंसोगी क्यों हंस रही होगी? ये कहने में हंस रही हो? तुमको यहाँ तो हम डांट नहीं सकते क्यों हंस रही हो, प्राइवेट चीज है।
बच्चे बच्चे सर सब लोग हंसते हैं क्लास में। हंसना चाहिए। हाँ, इस क्लास में समझना भी हंसते तो सर कोई रोक नहीं, हम भी हंसते हैं, लेकिन जब हंसने वाली बात हो तभी हंसते हैं। बिना बात के हंसना अच्छा नहीं है। अपनी बातों को सबको कहने का अधिकार है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हंसिए, आप कुछ मना थोड़ा कर, लेकिन हंसने वाली बात तो हंसिए। हमको बताइए, हम भी थोड़ा सा हंस लें। मुझे वैसे भी बहुत, मेरा चेहरा भी ऐसा है और वैसे भी मैं बहुत कम हंसता। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि आप हंसते नहीं। लड़कियों को विशेष तौर पर कहते हैं आपसे बात करने में मुझे डर लगता है। आपका चेहरा क्या ऐसा ही चेहरा है क्या? ये कहते हैं आपका चेहरा मतलब लगता है क्या मतलब गुस्से वाले लगते हैं, तो बात करते हो गुस्सा भी डर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, बहुत नॉर्मल है। अब चेहरा ही जैसा गुस्से वाला तो क्या करें। तो देखिए अब ये कैप्चर हो गया 790 पे है हम लोग, इसमें 790 पर है, 750 से शुरू किया है। आप इसको दिमाग में रखते रहना, नोट्स आपके बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नोट्स आप बनाएंगे नहीं। आपके पास किताब होगी, अच्छी किताबों को पढ़ाएंगे। ये तो मैं तो निचोड़ पढ़ा रहा हूँ, नोट्स तो फिर एक पॉइंट लिखाना कोशिश करूँगा। बस 1000 बहुत है, 790 पर है, 1000 पे आ जाएंगे, बस हो जाएगा। महमूद रहते की गोली अब 1000 पे पहुँचने तो कितना दिन, 790 800 200 साल मारते हैं। उसको लेकिन समझ दो, ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, अभी तुमने भारत को समझ लिया, अभी तुमने भारत में तो हमें सिर्फ उत्तर भारत को समझ लिया। अभी दक्षिण भारत में 2 स्टेट और है, चोल डायनेस्टी। इतिहास में नहीं पढ़ा, चोल डायनेस्टी के बारे में आपको कि क्या उत्तर भारत, जैसे आज के समय में दक्षिण भारत और उत्तर भारत, आप रहते हो उत्तर भारत में, जानते हो दक्षिण भारत के बारे में? दक्षिण भारत कोई रिलेशन है? बस हमको पता कहता है ना, एक कोई राष्ट्रवाद नहीं होता। एक हिस्टोरियन है, एरिक हॉब्सबॉम नाम है, एरिक हॉब्सबॉम नाम है, वो कहते हैं कि कोई राष्ट्रवाद नहीं होता, सोचवाया जाता है कि राष्ट्र सोचवाया जाता है। वो बार बार कहा जाता है मेरे 140 करोड़ भाइयों बहनों, 140 करोड़ भाइयों बहनों, तब आप सोचते हैं हाँ एक तो इतना बड़ा भारत, वरना हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। तो कोई राष्ट्रवाद नहीं होता, हमें सोचवाया जाता है कि राष्ट्र, हम नहीं जानते केरल में कौन है। फिर केरल का सिपाही मर जाए, सेना का सिपाही मर जाए तो हमको दुख होता है, ये राष्ट्र, ये राष्ट्रीय भावना नहीं पैदा की जाती है। लेकिन हमको सोचवाया जाता है कि ये तुम्हारा राष्ट्र है, तुम्हारा राष्ट्र, तो हम सोचते हैं राष्ट्र, तो कहते कोई राष्ट्रवाद नहीं। बार बार क्यों? इसीलिए बार बार भारतीय हैं और मेरे 125 करोड़ भाइयों बहनों, उसको मतलब सिर्फ सोचना, एक राष्ट्रीय भावना पैदा करना, सोचवाना बार बार कि मेरे 125 करोड़ भाई और बहनें ठान लें तो भारत को एक दिन में स्वच्छ कर दें। चाहे जितना कोई गंदा कर दे, 125 करोड़ लोग चाह लें तो तुरंत एक दिन में भारत को बार बार सोचवाना है, राष्ट्रीय भावना पैदा करना। तो अब इसमें तो मैंने दरबार लगाया उसको जीतने के बाद करना, जिसमें राजा महाराजा आए और उन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। महिपाल धर्मपाल, ये यहाँ का ये उत्तर भारत का मैप को आप दिमाग में कीजिए, ये आपका बंगाल है। इसके अलावा इसमें इधर मालवा और इधर बरार है, बरार बोलते हैं मालवा, इसको भी जीत गया इसमें। तो इतना बड़ा साम्राज्य देखिए, अब आप देखिए, इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? एकीकरण बोलते हैं। देखिए कहाँ बंगाल है, और इसने ये इतना शक्तिशाली हुआ धर्मपाल
कि इसने कन्नौज को जीता तत्कालीन परिस्थितियों का फायदा उठाकर, और कन्नौज को जीतने के बाद इसने और भी एरिया जीता, इधर मालवा और बरार जीता, और इतना बड़ा राज्य, जो इतना बड़ा राज्य छोटा सा राज्य था, वो इतना बड़ा उत्तर, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी पंजाब तक के एरिया तक इसने अपना शासन स्थापित किया। और इतना बड़ा भारत, इतने बड़े भारत के इतने बड़े एरिया को उसने कैप्चर किया 790 में, लेकिन बहुत दिन तक ये कैप्चर नहीं कर पाया। अभी 10 ही साल बीते थे कि जो आपका दूसरा वंश है, मतलब इतने बड़े क्षेत्र पर डायरेक्ट रूल करते हैं, बाकी क्षेत्र पर फ्यूडल लॉर्ड्स। जैसे अब ये भी हमको यहाँ पर कुछ चीज़ समझती है कि कोई किंग है, कोई राजा है, तो क्या अकेले वो पूरे क्षेत्र को शासन कर सकता है? नहीं। तो आपको शासन व्यवस्था को भी समझना होगा। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था कि अब मान लीजिए राजा राजधानी में रह रहा किंग, और इतने बड़े क्षेत्र को उसको अपने शासन के अंतर्गत लाना है, तो उसको अपने सामंत अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, अपने सामंत अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि इतने बड़े राज्य में वो अकेले शासन तो कर नहीं सकता था, उसको फ्यूडल लॉर्ड्स अपॉइंट करने पड़े। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ी, कहीं भी छोटे छोटे सामंत, एक सामंत यहाँ, एक सामंत यहाँ, एक सामंत यहाँ, एक सामंत, यही शासन व्यवस्था है। इसी शासन, आप प्रशासन में जाना है आपको, तो प्रशासन में आपको इस शासन व्यवस्था को समझना होगा। तो फ्यूडल लॉर्ड्स के माध्यम से वो शासन करते हैं। तो यहाँ एक सामंत, एक नया वर्ग है सामंत, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र पर डायरेक्ट रूल करते थे, बाकी क्षेत्र पर फ्यूडल लॉर्ड्स के माध्यम से इनडायरेक्ट रूल किया करते थे। लेकिन ये राज्य ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि 800 AD में गुर्जर प्रतिहार किंग बने नागभट्ट द्वितीय ने, जो कि एक पावरफुल किंग थे, उन्होंने अपनी लॉस्ट टेरिटरी को पुनः प्राप्त किया और कन्नौज को भी कैप्चर किया। ये बड़ी अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा था आपने कि वो भाग के चले गए थे गुर्जर प्रतिहार राजस्थान वक्त, और उसका सेकंड जो रूलर बना उसका क्या नाम था? जब आप नोट्स बनाए तो ऐसे आप नोट्स बनाते समय लिखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार, पहले किंग का नाम, फिर दूसरे का नाम नागभट्ट, बस इस तरह नोट करिए। आपको जो नोट्स बनाना है, इधर पाल बनाइए तो पाल में भी लिखिए गोपाल, धर्मपाल, देवपाल नहीं, धर्मपाल, देवपाल, फिर ऐसे पाल, महेंद्र पाल, ऐसे चले आएंगे। अभी हमको 750 से 1,000 ऐसे आप गुर्जर के बाद ऐसे आप राष्ट्रकूट का बनाएंगे, राष्ट्रकूट, दंतिवर्मन, फिर इसमें राजपूत में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र प्रथम, इंद्र द्वितीय और गोविंद, ऐसे करके कई शासक हुए। तो ये आप याद मत कीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतिहास जो थोड़ा सा और कुछ बता दूँ तो जिससे कि आपको बोझ जो लगता है वो खत्म हो जाए। देखिए, जब आप इतिहास विषय सब्जेक्ट जो आप UG में पढ़ते हैं, PG में पढ़ते हैं, और जब आप चले जाते हैं प्रशासनिक तैयारी, दोनों में बड़ा अंतर, दोनों में बहुत अंतर क्या ही जाने की। जैसे अभी आपको यहाँ जब आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने सब्जेक्ट UG और PG की डिग्री लेने के लिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड होती है कि आपको फैक्चुअल क्या है, वो कॉन्सेप्ट की उम्मीद आपसे नहीं करते हैं। वो 5 सवाल आएंगे, आप उत्तर निकालिए, पास हो जाएंगे। लेकिन आप प्रशासन में जब जाएंगे तो वो आपसे कॉन्सेप्ट, आपसे वो सन नहीं पूछते हैं, कहीं एक भी सन नहीं, ध्यान रखिएगा, एक भी सन नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे कि आप समझते कितना हो। तो आप अगर प्रशासन में जा रहे हैं तो इस सन उनको भूल जाइए, आप लिख लीजिए, आपके दिमाग में रहे तो बात अलग है, नहीं भी रहता, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप अगर लिखाएंगे आपसे और एग्जामिनर आपसे ना वहाँ पे सन से मतलब है, ना किसी फैक्ट से मतलब है, कुछ नहीं मतलब, ना राजा के नाम से मतलब। आप कॉन्सेप्ट लिखो कि गुर्जर प्रतिहार की क्या उद्देश्य थे और क्या राष्ट्रकूट के उद्देश्य थे और क्या पैर और कितना वो सफल हुए, ये आपको बताना है उत्तर में। आपको सन नहीं बताना, सन आपको कहाँ बताना है? BA, MA और इंटर में
प्रशासन में आपसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, लेकर आऊँगा, बताऊंगा, आप उसका उत्तर भी लिखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है फैक्ट की। प्रशासन में कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि आप उद्देश्य जानिए और रिजल्ट जानिए, रिजल्ट क्या है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा काम है और क्या परिणाम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए वहाँ वो भागा था, भागा गया तो अपने आप को फिर उसने पावर शक्ति एकत्रित की, और एकत्रित करने पर नागभट्ट प्रथम ने, और फिर इसको 800 ईस्वी में आया, यानी कि 10 साल इसलिए 790 से और 800 तक ही शासन था, इतने बड़े क्षेत्र पर। और इस क्षेत्र को कन्नौज पर आपको सेकंड जो कैप्चर किया वो अब गुर्जर प्रतिहार, पहले भी गुर्जर प्रतिहार ने कैप्चर किया था वत्सराज, तो ध्रुव ने पराजित किया। अब इसको इस तरह लिखिएगा, देखिए दिमाग में कि पहले किसने कैप्चर किया, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार, हराया किसने, ध्रुव ने, फायदा किसने उठाया, धर्मपाल ने। और धर्मपाल 10 साल तक इतने बड़े एरिया पे शासन किए, एरिया भी क्लियर हो गया मैप के माध्यम से, समझ में आ रहा है ना, बोर्ड तो नहीं हो रहा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो मुझे समझ में आया। और ये भी सिर्फ 10 वर्ष का शासन करता है, क्यों, क्योंकि फिर दूसरा शासक इधर पावरफुल हो गया और ये इनको पराजित कर देता है। और कन्नौज पे, अब कन्नौज पे दूसरा जो कंट्रोल, फर्स्ट कंट्रोल एंड सेकंड कंट्रोल किसका होता है, नागभट्ट का सेकंड कंट्रोल होता है। धर्मपाल जो हैं आपके, उनको कैप्चर को बता दें, आप बनाएंगे जैसे आप बनाएंगे इस तरह से, धर्मपाल और उनके ऊपर नागभट्ट किस वंश के हैं, गुर्जर प्रतिहार। और दूसरे यहाँ पे शासक है राष्ट्रकूट के गोविंद तृतीय, धर्मपाल का जो इतना बड़ा टेरिटोरी है, इससे पहले वाले मैप में आपने देखा, इससे पहले वाले मैप में देखा ना कितनी बड़ी टेरिटोरी है, और उसको नागभट्ट ने कैसे, एक तरफ से नागभट्ट ने आक्रमण करके इसको कमजोर कर दिया, और दूसरी तरफ से राष्ट्रकूट के गोविंद तृतीय ने आक्रमण करके इस तरह से जो ये फिर से कहा, जो धर्मपाल इतनी बड़ी पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम तक की सीमा थी, वो फिर सिमट कर कहाँ आ गए, बंगाल तक की सीमा। तो अब आपको ये समझना है कि देखो कोई कानून, कोई जैसे अभी आज देख लो कि सब बहुत चीज, हर चीज सिस्टमेटिक है ना। अब आपको यही देखना है कि कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं था ना, कोई किसी के पास सेंट्रल आर्मी थी, सब रीजनल है, और जो शक्तिशाली हो रहा है वो दूसरे को पराजित कर रहा है। मतलब आज जैसी स्थिति, आज से अगर हम 800 पर पढ़ रहे हैं तो आज से 1200 साल पहले नहीं थी। आज से 1200 साल पहले, 1200 आज से 2000, यानी कि 1224 चल रहा है। 1224 साल पहले जो आज सिस्टम है, राष्ट्रीय कानून है, प्रदेश के कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ऐसी कोई व्यवस्था आज से 800 साल पहले, 1200 साल पहले नहीं थी। जो शक्तिशाली था वो अपने टेरिटरी को बढ़ा रहा था। ठीक है, इस तरह धर्मपाल को हराकर, अलग अलग युद्धों में हराकर, जिसमें पाल साम्राज्य पुनः बंगाल तक सीमित हो।
धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना और देवपाल का जो पीरियड है वो 810 से 850 तक है। धर्मपाल के बाद बना देवपाल 810 से लेकर 850। इनके शासन के समय राजपूत और गुर्जर प्रतिहार दोनों बहुत ताकतवर सरदार, यानी कि देखिए बंगाल में देखना है। राजपूत गोविंद की उल्टा क्या है? हाँ? राजपूत गोविंद की उल्टा राष्ट्रीय करती है। ये राजपूत गोविंद देखिए, ये गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, ये फर्स्ट वीडियो। अब इसको मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप इतना लिखना चाहते हैं दोनों लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। इनके शासन के समय राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार दोनों बहुत ताकतवर साम्राज्य। इसलिए देवपाल ने कभी कोशिश नहीं की नॉर्थ इंडिया में अपने क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि दोनों जो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट हैं दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। तो बंगाल के जो देवपाल हैं उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया कि हमें भी अब आगे फिर से पुनः कन्वर्ट करना, क्योंकि दोनों शक्तिशाली थे। तो लेकिन बंगाल एवं बिहार वाले क्षेत्र में अभी भी ये स्ट्रांग बने रहे, अपने क्षेत्र में बहुत ये स्ट्रांग बने रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन्हें बंगाल एवं बिहार की चुनौती थी। गुर्जर प्रतिहार की मिहिर गुर्जर नागभट्ट के बाद एक दूसरा शासक हुआ है नागभट्ट के बाद, इसका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। मिहिर भोज के बारे में बताता हूँ तो तुम बहुत ज़्यादा सुनो। चुनौती देश गुर्जर प्रतिहार किंग मिहिर भोज ने एक बार प्रयास किया था पूर्व में क्षेत्र विस्तार का, परंतु उन्हें हार का सामना करना था। यानी कि ये चाहते, ये तो मजबूत थे, ये तो सोचे कि हम क्यों ना बंगाल को कैप्चर कर लें। ये जब गए लेकिन उनको देवपाल ने इनको पराजित कर दिया, यानी कि उनको हार का सामना उपाय होना पड़ा। दोनों अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली थे, इसलिए देवपाल पूर्व की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर कि जो देवपाल है वो ये जानता है कि हम उत्तर की तरफ नहीं जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते हैं, तो हम क्यों ना, इधर दोनों शक्तिशाली राज्य हैं तो क्यों ना हम पूरब की तरफ अपने राज्य का विस्तार करें। तो देवपाल ने अपने राज्य का विस्तार किया था आसाम, इधर उत्तर नहीं गया। बंगाल के पूर्व में क्या है? बंगाल के पूर्व में आसाम, नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए मैं आपको लगा तो आसाम, उड़ीसा और मॉडर्न नेपाल जो है इस एरिया को देवपाल उधर शक्तिशाली थे। देखिए पॉलिसी देखिए, ये अब क्षेत्र का इस पॉलिसी का मतलब क्या समझिए, आपको पढ़ा नहीं जाता। इसका आप मतलब सोचिए कि देखिए कि कोई भी किंग है उसको अपने क्षेत्र का विस्तार करना है। अब वो जानता है कि हम इधर क्षेत्र का विस्तार उत्तर की तरफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उधर एक पावरफुल ऑलरेडी किंग है। तो लेकिन है क्या कि हमें क्षेत्र विस्तार करना है। हर जो भी किंग है, चाहे वो राजपूत किंग है, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार किंग है और चाहे वो पाल किंग है, उनका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र विस्तार। और जब इनको पता चला कि क्षेत्र विस्तार हम नॉर्थ की तरफ नहीं करते हैं तो हम क्या किधर करेंगे? पूरब। देख लीजिए, मैं तो अब बंगाल के पूरब में देख लीजिए तो असम और उधर नेपाल और इधर उड़ीसा। देखिए बंगाल की तरफ इन्होंने इधर अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया, उधर नहीं गए तो उधर विस्तार किया। ठीक है, और अपना क्षेत्र आसाम के प्रयाग ज्योतिष, प्रयाग ज्योतिष किस राज्य का पुराना है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका नाम है आसाम। प्रयाग ज्योतिष को उसका नाम है, हम आसाम कहते हैं, प्रयाग ज्योतिष। तो और इसी के समय में एक यात्री था सुलेमान, वो अरबी यात्री था, वो पाल वंश में यात्रा पर आया था और उसने ये प्रश्न यहाँ भी
पूछा जाता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसने पाल वंश के शासकों को रुहमा कहते हुए जाना था। रुहमा, रुहमा। आपसे पूछा जाएगा कि सुलेमान किस राज्य में आया था, तो आप कहोगे पाल वंश। कब आया था? 850। ये सब क्वेश्चन है। तो आप कहाँ गए? आपकी था आरबी आती सुलेमान। और सुलेमान ने लिखा है कि सबसे शक्तिशाली राज्य के बारे में कहा है, और इन्होंने इसकी बड़ी प्रशंसा की है मिहिर भोज, क्योंकि मिहिर भोज आपको बॉर्डर पे देख रहे हैं ना, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर, और उसके उधर क्या है? सिंध है। और सिंध पर किसका शासन है? अरबों का शासन है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया था, जुनैद और मोहम्मद बिन कासिम, और सिंध को जीत लिया था। सिंध पर अरबों का शासन है। तो ये कहता है कि जो मिहिर भोज है, ये अरबों को भारत में घुसने नहीं देता। बॉर्डर ही देखेंगे ना, इंडिया का मैप देखेंगे तो ऊपर देखिए राजस्थान और गुजरात, उधर क्या है? सिंध है, और सिंध में अरबों का रूल है, यानी कि अरब मुस्लिम्स का रूल था। मुस्लिम्स आना चाहते थे भारत, अपना सिंध से एक्सटेंशन गुजर प्रतिहार की तरफ करना चाहते थे, लेकिन जो मिहिर भोज है, ये सुलेमान ने इसका वर्णन किया है कि जो मिहिर भोज इतना शक्तिशाली था जो इनको घुसने देता, और मिहिर भोज कम से कम 50 साल तक शासन किया। यानी कि इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक कन्नौज किसके कैसे किस वंश के किस राजा के अधीन रहा, तो आप कहेंगे गुजर प्रतिहार। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि अब देखिए मतलब पालों के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, उनका कल्चरल। पाल जो जितने किंग्स थे उनका तिब्बत के साथ में बहुत अच्छे संबंध, और संबंध का आधार था जो बौद्ध धर्म की वजह से, यानी कि जो पाल किंग्स थे काफ़ी आप जाने लगे सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब होगा टॉलरेंस करते हैं, बहुत ही टॉलरेट करते थे, यानी कि सभी धर्मों को ये संरक्षण देते, वो चाहे शैव धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में मैक्सिमम ये महायान शाखा को महत्व देते थे। महायान शाखा और हीनयान शाखा के बीच में अंतर जानते हैं? तो बताएगा हीनयान और महायान के बीच में अंतर बताएगा? सर महायानों की संख्या अधिक है, हीनयानों की संख्या वैसे कम पाई जाती है। हीनयान जो है मतलब कि वो ज़्यादा वो अपने आप को मैंने हाँ, और उसमें थोड़ा तप वाला जैसे है कि हीनयान वाले जो ज़्यादा तप है या वो कठोर है उनके नियम कानून। हीनयान गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाता जी सर, उनको और जो महायान है वो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाता है। अंडरस्टैंड? उनको भगवान मानते, ये तो स्पेसिफिक। तो अब हीनयान का मतलब उनकी मूर्ति नहीं बनाएगा। जैसे अपने भारत में है कि कबीरदास है, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के सब करते हैं, लेकिन कर्म कांड और आडम्बर से तो ये प्योर हो गया, हम भी उसी को मानते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दिखावा करें, ईश्वर को याद करें आप कबीरदास। और एक हो गए कि उनकी मूर्ति बनाकर, दोनों बुरा नहीं है, दोनों अपनी अपनी बात है, और दुनिया का कर्मकांड और आडम्बर को ले आना सामने। और इसके बाद भी एक संप्रदाय और आया वज्र। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंडीशन में कि पाल साम्राज्य से 2 बौद्ध स्कॉलर थे, उनको तिब्बत भेजा गया था। उनके दोनों के नाम है दीपांकर और संत रक्षित। ये दो लड़कों को भेजा गया था, और जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार किया था। वज्रयान शाखा में तंत्र और मंत्र, दीपांकर और संत रक्षित, ये इसी पाल डायनेस्टी की बात हो रही है। गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, इन्हीं के बीच में ये घटनाएं हैं। और इस वजह से तिब्बत से बहुत ज़्यादा स्कॉलर आते थे इंडिया में पढ़ने के लिए। और जो आपके जो 2 विश्वविद्यालय हैं बंगाल और बिहार में, एक का नाम है नहीं तक्षशिला नहीं, वो नालंदा और तक्षशिला पाकिस्तान, विक्रमशिला। मोदी जी ने ऐसे कह दिया था तो उन्होंने गलती हो गई, लेकिन मुझसे गलती हो गई हो सकता है। इसका नहीं बोला तो नालंदा और विक्रमशिला। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो तो गुप्ता पीरियड में बना था,
बौद्धों के पढ़ने का मैटर और क्यों बनवाया इन्होंने, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये तो बिहार में है, मगध में नालंदा विश्वविद्यालय तिब्बत से छात्र आते थे और बहुत ज़्यादा संख्या हो गई थी। इस वजह से धर्मपाल ने विक्रमशिला और ये दोनों केंद्र थे बौद्ध धर्म। और तिब्बत के इतिहास से पता चलता है कि पाल शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और विद्यार्थियों को रहने के लिए बहुत सारे बिहार बनवाए। बिहार के हॉस्टल से आज बिहार के तिब्बत से भी इनका संबंध था बौद्ध धर्म की वजह से। और जो इनके और भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पाल डायनेस्टी के, उसको ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। और उस अभिलेख से हमें पता चलता है कि यहाँ के किंग ने शायद वैष्णव को भी संरक्षण दिया और ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट, ब्राह्मणों को लैंड भू अनुदान, भू अनुदान, हिंदू मंदिरों को भी बनवाया, हिंदू मंदिरों को बनाना। और पाल शासक धर्म सहिष्णु थे। अगर ताम्रपत्र अभिलेख की बात करें तो एक और ताम्रपत्र अभिलेख बहुत मशहूर है, जिसका नाम है रंगपुर, जो कि बांग्लादेश में है। वहाँ का ताम्रपत्र अभिलेख उसको नोट कर लेंगे तो अगर आप पढ़ाएंगे नोट सुनाएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। रंगपुर जो कि बांग्लादेश में, वहाँ से जो प्राप्त हुआ है ताम्रपत्र। अभी पाल साम्राज्य को थोड़ा सा रखने की दक्षिण एशियाई देशों का दक्षिण एशिया दो मिनट में खत्म हो जाएगा। ये पाल पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तीनों पढ़ लीजिए, तीन पढ़ लीजिए, आप जान लीजिए, इतना आप तैयार कीजिएगा कि थोड़ा सा हमको इसको सिस्टमेटिक करने का प्रयास करूँगा कि ये इसका नोट्स प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको मैंने लेक्चर दे दिया, अब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो आप पढ़ के उसको समझ, क्योंकि दिखाने में तो बहुत टाइम तो जरूरी होगा तो दिखाएंगे, वरना आपको मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स ही प्रोवाइड करूँ। तो आप फोटो कॉपी करा के बना ले लीजिएगा, मैं यहाँ देखो अब देखिए, अब बंगाल को देख रहे हैं, पूरा में बंगाल को देख रहे हैं और हमें दक्षिण एशियाई देशों से समझ पाते हैं। अब दक्षिण एशियाई का मतलब कि यहाँ पर 3 देश हैं, जिसका नाम है मलाया, सुमात्रा और जावा। इस एरिया को बोलते हैं, इसको बोलते थे स्वर्ण भूमि इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जिस वंश का शासन था उसका नाम था शैलेंद्र। ये यूजीसी नेट में इतिहास के लिखा था, बड़ा इम्पोर्टेंट, शैलेंद्र वंश। जैसे ये तुमको बुरा लग रहा है, हो सकता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नेट में ऐसे सवाल पूछते हैं घूम घूम के, बच्चा वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो पहुँचने का मतलब है कि आपको ये पाल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो पाल डायनेस्टी का आपको, जैसे पाल डायनेस्टी में आपने देखा कि अभी जब उधर ने एक्सपेंड कर पाए तो और ईस्ट में किया, अब दक्षिण में भी कर रहे हैं। क्या संपर्क है कि शैलेंद्र, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था ये प्लेस कि इधर आपका पूरा प्रशांत महासागर आ जाता है। और जो ये था एरिया, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट का मतलब होता है कि 2 समुद्रों को जोड़ने का पतला एक रास्ता होता है, जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य, स्टेट ऑफ मलक्का इसको बोलते हैं। इसको नोट कीजिएगा, ये सब बहुत चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये ट्रेड रूट, व्यापार ट्रेड रूट, इधर से जो भी समुद्र में जाएगा, यानी कि पाल के इधर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी के बाद से जो भी समुद्र में जाएगा उसको चाइना जाना है, जापान जाना है, तो वो इसी रास्ते से जाएगा। ठीक है, इस वजह से इस रूट का बहुत है। तो ये और संबंध किसके लिए है? बौद्ध धर्म की वजह से। ये सब भी बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं। पाल के लोग, पाल डायनेस्टी के यहाँ के लोग और यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो शैलेंद्र वंश ने नालंदा में एक मॉनेस्ट्री का निर्माण कराया था।
तो यहाँ की शैलेंद्र वंश के राजा ने यहाँ के देवपाल से कहा कि हमें आपके यहाँ एक मॉनेस्ट्री का मतलब मठ होता है। तो यही क्वेश्चन पूछता कि किस वंश के शासक ने, किस नाम दे देगा तुमको, थोड़ा भूमि दे देगा उसको शैलेंद्र, किस राजा ने यहाँ पे पाल वंश में एक मठ का निर्माण कराया, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर आपको पता है शैलेंद्र वंश तो आप टिक लगाएंगे, किस राजा ने बनवाया था तो आपको पता होगा कि ये देवपाल, तो देवपाल पे टिक लगाएंगे। तो ये संबंध बौद्ध धर्म की वजह से इसने दक्षिण एशिया से भी संबंध रखे, इधर भी संबंध स्थापित किए, और इधर जब देखें इधर तो जब धर्मपाल था उस समय मजबूत था, धर्मपाल के पास फिर जब देवपाल आते हैं, जानते हैं कि इधर हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से ये पाँच अपना आपका स्टैब्लिश रहा। और कुछ दिनों के बाद जब गजनवी का आक्रमण हुआ तो ये वीक हो गए थे, तो दूसरा वंश आ गया था सेन वंश।